Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. So I'm sorry थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया ड्यू टू माई पर्सनल कमिटमेंट्स. मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई. आई एम रियली सॉरी. सो टुडे आई एम शूटिंग and I'm going to upload it tomorrow. Technically it will be uploaded on Tuesday. So today we will be starting with class number 5 of CS Professional. रोल ऑफ सी एस इन रिस्क मैनेजमेंट. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट. अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हो सके तो उन बच्चों के साथ से शेयर करना. ऐसे बच्चे होते हैं जो कोचिंग में नहीं जाते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं. मेरा गोल ये है इन वीडियोस के पीछे कि अगर मेरी वीडियोस की रिविजनरी वीडियोस से एक भी बच्चे की हेल्प हो जाती है तो आई थिंक माय गोल इज़ रिजॉल्व. और यही गोल मेरे चैनल का रहा है. सो दैट इज़ वाई इट्स देयर. और नोट्स आपको ही मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे. बट येस, आई वुड अगेन अर्ज टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. सो कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है वो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले मैं गवर्नेंस प्रोफेशनल की बात करूंगी. तो आई थिंक अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि कंपनी सेक्रेटरी को हम गवर्नेंस प्रोफेशनल भी कहते हैं. ठीक है. गवर्नेंस मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है. तो कंपनी सेक्रेटरी जिसकी ये सारी जिम्मेदारी है उसका रिस्क मैनेजमेंट में क्या रोल आता है. तो सबसे पहले आप देखो, कंपनी सेक्रेटरी का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही असेंशियल रोल होता है एडवाइजिंग ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लाइंस. अब वो बातें गई, वो दिन गए कि सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ने सिर्फ कंप्लाइंस के बारे में बताना है. नहीं, उसने गवर्नेंस के बारे में भी बताना है. अगर मैं गवर्नेंस की बात करूँ तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आता है, डिस्क्लोजर आता है, अकाउंटेबिलिटी आती है. तो आपको नहीं लगता कि जब हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जब हम डिस्क्लोजर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे. जब हमने ट्रांसपेरेंसी रखी किसी भी प्रोसेस का, आई ऑलवेज से दिस, कोई भी प्रोसेस में हमें नज़र आ रहा है कि भाई आगे आने वाले टाइम्स में ये प्रोडक्ट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो क्या हम बैठे रहेंगे कि हाँ भाई जिस दिन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी ना, जिस दिन गड़बड़ होगा उस दिन एक्शन लेंगे? नहीं, हम पहले ही उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक्शंस लेना शुरू कर देंगे. तो ऐसे ही एक कंपनी सेक्रेटरी ने पहले ही बता. और रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है, पेनल्टी का रिस्क, कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस का रिस्क, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस पे एडवाइस करना जो गवर्नेंस पे है, जो रिस्क मैनेजमेंट में है, जो कंप्लाइंस पे है, ये काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है. आपने देखा होगा जब फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी पढ़ाया जाता है सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो उसमें एक सबसे एसेंशियल फंक्शन होता है एडवाइस करने का. द सेम इज़ हेयर. जब आप एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल एडवाइस करते हो तो आप गवर्नेंस पे भी एडवाइस करते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट पे भी एडवाइस करते हो, आप कंप्लाइंस पे भी एडवाइस करते हो. राइट. नंबर 2, championing the compliance framework to safeguard organizational इंटीग्रिटी. पहले ही कंप्लायंस फ्रेमवर्क को बचाना. अब सीएसआर नहीं किया तो 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसे सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है. सो कंप्लायंस फ्रेमवर्क को बचाओ ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड कर सको. इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 3, प्रमोटिंग एंड एक्टिंग एज अ साउंड बोर्ड on the standards of ethical and corporate behavior. Again I would say the same. Sounding board को प्रमोट करना, उस तरीके से एक्ट करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए एथिकल बिहेवियर होना, कॉर्पोरेट बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है. हाउ एथिकल? एथिकल इसलिए कि आप पहले से तैयार करके बैठे हो. ठीक है. आप ये सोचते हो कि भाई इसमें लोगों का पैसा इन्वॉल्व है. अगर मैं कंपनी की बात करती हूँ, आप ये समझते हो कि लोग जो हैं वो भी उनका पैसा इन्वॉल्व है एंड वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ देयर मनी. तो वो एथिक्स दिखाते हैं. आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो, आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते हो. तो वो सारी चीज़ें तो तभी होगी ना जब आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम करोगे. रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना बहुत बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है. बिकॉज देन साउंडिंग बोर्ड को लेकर के आना, एथिकल एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर लेकर के आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ एंड लास्ट इज बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड और गवर्निंग बॉडी, मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स. सो द लास्ट पॉइंट इज बैलेंस करना इंटरेस्ट को, बोर्ड के इंटरेस्ट को, गवर्निंग बॉडी के इंटरेस्ट को, मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को. अगर आप एक नॉर्मल सिनेरियो में देखोगे तो ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी के होते हैं. येस, उन्हें देखना होता है कि बोर्ड का इंटरेस्ट भी वॉच हो रहा है, गवर्निंग बॉडी का भी हो रहा है, मैनेजमेंट का भी हो रहा है, अदर स्टेक होल्डर्स का भी हो रहा है.
कैसे? कंप्लाइंसेस से, ये देख के कि किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर आप लॉ को मतलब बाय स्पिरिट भी फॉलो करते हो तो भी आप बहुत हद तक बोर्ड का, गवर्निंग बॉडी का, मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो बैलेंस आउट कर सकते हो। तो ये नॉर्मल फंक्शंस होते हैं किसी भी कंपनी सेक्रेटरी के, राइट। अगर मैं गवर्नेंस प्रोफेशनल्स की तरह देखूँ देन अगेन वो करते क्या हैं, वो इंटीग्रिटी सेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। आप मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, गड़बड़ियाँ होने के चांसेस हैं, नॉन कंप्लाइंसेस होने के चांसेस हैं, लेकिन जहाँ कंपनी सेक्रेटरी है वो इंटीग्रिटी को सेव करता है। टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर के हाई स्टैंडर्ड्स को वो प्रमोट करते हैं। इन असिस्टिंग द बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स विजन एंड स्ट्रैटेजी, जो एक कंपनी सेक्रेटरी होता है वो बोर्ड को एक डायरेक्शन देता है, उन्हें असिस्ट करता है। आपको पता है बोर्ड को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती लॉस के बारे में, उन्हें कौन बताता है? कंपनी सेक्रेटरी उनकी मदद करता है उस विजन तक पहुंचने के लिए, उस स्ट्रैटेजी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि गवर्नेंस अपने आप में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती है। आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना ट्रांसपेरेंट है, कितनी डिस्क्लोजर्स करता है, कितनी इंटीग्रिटी होल्ड करता है, वो सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब कंपनी सेक्रेटरी एज गवर्नेंस प्रोफेशनल बढ़िया तरीके से फंक्शन करे। एक्टिविटीज़ में वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, देखो मेनली दो चीज़ें गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ने देखनी होती हैं। नंबर वन, लीगल एंड रेगुलेटरी ड्यूटीज़। कि लीगल ड्यूटीज़ क्या है, हमें एक्ट करने को क्या कहता है, ठीक है, एक्ट या स्टैचूट के एंड से हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, एक्ट या स्टैचूट के एंड से हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, कंप्लाइंसेस करने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, डिस्क्लोजर्स करने हैं, वो सारी चीज़ें। दूसरा आता है रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी ड्यूटीज़ होती हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ करती हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ होती हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ करती है। वो कोई भी हो सकती है, जो भी, अगर आपकी सेबी हो सकती है रेगुलेटरी बॉडी, या कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, या कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें करनी। तो गवर्नेंस प्रोफेशनल्स के एक्टिविटीज़ में सबसे पहले वो देखते हैं कि लीगल ड्यूटीज़ बराबर से हो रही हैं या नहीं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बराबर से हो रही हैं या नहीं। दूसरी चीज़, ऑब्लिगेशंस एंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अलावा आपकी जो भी ऑब्लिगेशंस आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओनली, जो आपने करनी ही करनी है, एंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें गवर्नेंस प्रोफेशनल्स का काम होता है, सीएस का काम होता है। सीएस ये सारी चीज़ें देखते हैं कि लीगल ड्यूटीज़ क्या हैं, देन ऑफ कोर्स रेगुलेटरी बॉडीज़ की तरफ से ड्यूटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो सब सीएस देखते हैं, राइट। सीएस देखो दो चीज़ें हम देखते हैं। सीएस टॉप लेवल ऑफिसर है, बिल्कुल है, बोर्ड के साथ बैठता है, बोर्ड के बराबरी में बैठता है, चेयरपर्सन के साथ वाली सीट सीएस की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बराबर है, केएमपी है, तो ऑफकोर्स वो एक टॉप लेवल ऑफिसर तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट कहता है कि वो केएमपी है एंड बोर्ड के साथ वो बैठता है, तो टॉप लेवल ऑफिसर तो वो है ही। लेकिन उसके साथ साथ वो बोर्ड का कॉन्फिडेंट भी है। देखो बहुत छोटी सी बात मैं तुम्हें बताती हूँ, बोर्ड में अगर आपके पास नॉलेज है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, यू वुड ऑब्जर्व कि बोर्ड आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉप लेवल ऑफिसर होना, बोर्ड का कॉन्फिडेंट होना, यानी कि बोर्ड से कोई भी डिस्कशन करनी है, कोई भी यू हैव टू डू, देन दैट इज़ टू बी डन थ्रू कंपनी सेक्रेटरी। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। तो जब ये दोनों आपके पास पोजीशंस हैं, आप एक केएमपी हो, तो आप प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ डिसीजन मेकिंग में पूरा आपका रोल है, तो वहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट में एक अहम हिस्सा निभाते हो। दूसरी बात, आप बोर्ड के कॉन्फिडेंट हो। अगर बोर्ड को कुछ भी पूछना है लॉ के रिलेटेड, कुछ भी पूछना है लीगल, तो वो किसके पास जाएगा? वो कंपनी सेक्रेटरी के पास जाता है, राइट। सो बोर्ड ने अगर कोई भी चीज़ पूछनी होती है, दे ऑलवेज गो बैक टू कंपनी सेक्रेटरी। सो एंटरप्राइज वाइड, यानी कि थ्रू आउट द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? एज एन एडवाइजर टू द बोर्ड, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी कुछ करे या ना करे, लेकिन ये एडवाइस बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि नॉर्मली बोर्ड को ये होता है कि यार हमारा अपना बंदा जिसको बहुत सारी नॉलेज है, वो कौन हो सकता है? वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी से एडवाइस लेना इज़ द बेस्ट। सीएस इंश्योर्स गुड गवर्नेंस। क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं, कौन सा सेक्शन क्या चीज़ करने को कहता है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये सब कुछ कौन बताता है? सीएस। एंड सीएस ये भी इंश्योर करता है कि इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क हो, मतलब इंटरनल कंट्रोल इज बिल्ट। इंटरनल कंट्रोल बिल्टअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एज एन एडवाइज़र टू द बोर्ड, सीएस ये इंश्योर करता है गुड गवर्नेंस, सीएस इंश्योर करता है एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क।
रिस्क फैक्टर आता है इनटू कंसिडरेशन एट एवरी स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, जब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे हो तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, प्लानिंग हो रही है। तो रिस्क हर स्टेज पर है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, हर स्टेज, स्ट्रैटेजी के हर स्टेज पर ये है कि रिस्क आ सकता है। सो रिस्क एंड कंट्रोल शुड स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, रिस्क को आप टोटली अवॉइड तो कर नहीं सकते, ना उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिस्क एंड कंट्रोल साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी का रिस्क है, वहाँ पे आप कंट्रोल पुट इन कर दो। जैसे मैंने आपको बोला, नो रिस्क नो रिटर्न, तो हम रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो दैट शुड बी सीन, राइट। सो ये रोल है कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी का रोल देखो, एडवाइस करने में, एक साउंडिंग बोर्ड बनाने में तो वैसे भी बहुत आगे होता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में वो कैसे एक अच्छा रोल निभाता है, क्यों एक अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि दो चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत एसेंशियल हो जाती है। एक तो वो टॉप लेवल ऑफिसर है, ठीक है, उसकी से है ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको साथ बैठा के डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए उनके पास पावर है। दूसरा, वो बोर्ड के कॉन्फिडेंट है, बोर्ड कहीं ना कहीं उन पर बिलीव करता है, उनके एडवाइजेस को मानता है, तो वो बोर्ड को एक अच्छे एडवाइज़र की तरह एडवाइस कर सकते हैं, डेफिनेटली गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जा सकते हैं, ताकि अच्छा इंटरनल कंट्रोल वो ऑटोमेटिकली बना सके। क्योंकि जहाँ जहाँ रिस्क होगा वहाँ वहाँ अगर हम कंट्रोल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ अगले टाइप का रिस्क, एक और टाइप का रिस्क हम यहाँ पढ़ेंगे, रेप्यूटेशन रिस्क। रेप्यूटेशन रिस्क क्या होता है? मुझे लगता है जब जब से सोशल मीडिया आया है, ब्रांड्स को, कंपनीज को रेप्यूटेशन रिस्क का सबसे ज़्यादा खतरा है। रेप्यूटेशन क्या होती है? अपनी इज्जत, ठीक है, ब्रांड ने जो रेप्यूटेशन बिल्ड करी होती है, एक नेगेटिव परसेप्शन आ जाना, एक कुछ भी नेगेटिव आ जाना, यार इसको खाने से हम बीमार हो जाते हैं, इसको लगाने से हमें कोई एक्ने हो जाता है। इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी एनी थिंग। इन टूडेज़ वर्ल्ड तो बहुत आसान है इस रिस्क को अट्रैक्ट करना। तो किसी के मन में भी, वो कस्टमर हो सकता है, वो इन्वेस्टर, काउंटर पार्टी, शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स, मार्केट एनालिसिस, अदर रेलेवेंट पार्टीज या रेगुलेटर्स, उनके मन में एक नेगेटिव परसेप्शन आ जाना ब्रांड के लिए, कंपनी के लिए, दैट इज, इससे बुरा और कुछ नहीं है। एक नेगेटिव परसेप्शन आ जाना, ठीक है, कंपनी के दिमाग में, इससे बुरा और कुछ भी नहीं है। ये एडवर्सली इफेक्ट करता है एक बैंक्स एबिलिटी to maintain existing or establish new business relationships and continued access of funding। ठीक है, अगर रेप्यूटेशन, ये एग्जाम्पल हो गया बैंक का। अगर मैं बैंक की बात करूं, किसी बैंक की बहुत बुराई हो रही है कि भाई ये बैंक ऐसा है, ये बैंक ऐसा है, तो उससे होगा क्या? उस बैंक को जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होगा, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, न्यू अफेक्ट होंगे, बिजनेस रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे, और सोर्स ऑफ फंडिंग कम हो जाएगा। रेप्यूटेशन रिस्क जो है ना, आज के टाइम में सोशल मीडिया आने के बाद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स में, एक एग्जांपल जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, आई थिंक उन्होंने भी अब काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है, बट आई रिमेंबर एक पॉइंट पे तो उन्होंने बहुत ही बुरा, मतलब कि इसे अट्रैक्ट किया था, एंड दैट वाज रियली नॉट गुड। तो इस तरीके से रेप्यूटेशन सारी ख़राब हो जाती है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम रेप्यूटेशन से एकदम से तो पैसे नहीं जाते, नहीं। रेप्यूटेशन का कोई डायरेक्ट या इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता बिजनेस पे, ऑलवेज रिमेंबर दिस। रेप्यूटेशन का कोई भी डायरेक्ट या इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट बिजनेस पे नहीं होता, लेकिन कंसिक्वेंसेस की वजह से लॉन्गर रन में इसका एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है इफ़ द रिस्क इज़ नॉट कंट्रोल्ड एट द इनिशियल स्टेज। मान लो कि शुरुआत में आपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया, तो आगे चल के वो रिस्क एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसके लिए आप फिर रेडी रहो, ठीक है। इमीडिएटली नहीं, किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड ने ऐड बुरी सी बना दी, ठीक है, तो इमीडिएटली कुछ नहीं होगा कि इमीडिएटली जो है सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, सारा कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, वक्त रहते आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, तो इन द लॉन्गर रन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। इन द लॉन्गर रन जो है ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती, इसीलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो द इम्पैक्ट ऑफ रेप्यूटेशन रिस्क स्लो होता है बट ग्रेजुअल होता है, ठीक है, बिल्कुल स्लो होता है। ये नहीं है आज कोई बुरी ऐड आई तो आज आप लोग आपका सामान खरीदना बंद कर देंगे, ना ना ना, लेकिन ग्रेजुअली इसका इम्पैक्ट आता ही आता है।
इसका सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे मैंने जॉनसन एंड जॉनसन के केस में आपको बताया, क्योंकि रेप्यूटेशन बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत साल लग जाते हैं, बहुत अच्छे ओपिनियंस, अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे कस्टमर्स लग जाते हैं, लेकिन उसे ख़राब करना बहुत आसान है। सो इसीलिए रेप्यूटेशन रिस्क स्लोली आता है बट ग्रेजुअली आता है, और अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बुरा होता है, राइट। इससे कंसिक्वेंसेस क्या है? इट डिस्ट्रॉयज द ब्रांड वैल्यू। ब्रांड को तो ये टोटली ख़त्म कर देता है, राइट। इट डिस्ट्रॉयज द ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो ब्रांड को तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। नंबर 1, स्टीप डाउन ट्रेंड इन शेयर वैल्यू। मान लो लिस्टेड कंपनी है तो शेयर प्राइस भी गिरने लग जाएगा। ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनीज का जो सबसे पहले किसी भी रिस्क का इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी बुरी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, वो उनके शेयर प्राइस पे पड़ता है। शेयर प्राइस गिरने लग जाएगा, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगी, कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव अ गुड रेप्यूटेशन। रेगुलेटरी रिलेशनशिप इज डैमेज, क्योंकि नॉर्म स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे। मान लो आपका नाम आ गया कि भाई आप ये गड़बड़ियाँ करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो रेगुलेटरी बॉडीज़ रहेंगी वो चेक करेंगी कि वाकई में आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि झूठ मूठ फैलाया जा रहा है आपके बारे में। दैट इज़ टू बी सीन। उसके बाद रिक्रूटमेंट टू फेच क्वालिफाइड स्टाफ एज वेल एज रिटेंशन बिकम्स डिफिकल्ट। देखो मैं दोबारा एक ही चीज़ बोल रही हूँ, डूबती कश्ती के साथ कोई नहीं डूबता। तो रिक्रूट करना, नए लोगों को अपने साथ जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक बुरी रेप्यूटेशन बन गई है। यहाँ तक कि जो ऑलरेडी लोग हैं वो भी आपको छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज नाउ योर रेप्यूटेशन इज़ नॉट गुड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट में एक्चुअली होता कैसे है? नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क, मतलब कब ये करनी चाहिए हमें। आप इससे जब बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, उसी में इंटीग्रेट करो। हमेशा ये सोचो कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना कि हमारा रेप्यूटेशन डैमेज हो सके। अगर फॉर एग्जांपल आप एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो हमेशा सोचो कि हमने एथिकली डिस्क्लोजर्स करने हैं, हमने कभी भी ऐसा कोई खाना नहीं बनाना, ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी जो अगर हमारे बच्चे खाएं हम उन्हें ना खाने दें। सो दैट हैज़ टू बी सीन। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होना चाहिए। हमारी जो एड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हम किसी भी तरीके से एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं। तो जब आप बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उसी में रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट करो, ताकि कल हम प्री प्रिपेयर्ड रहें, राइट। नंबर 2, इफेक्टिव बोर्ड ओवरसाइट। बोर्ड को हमेशा ओवरसाइट रखना है कि रेप्यूटेशन कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ होता है। आजकल आप देखते हो लोग फटाफट से बाहर आ जाते हैं ब्रांड्स अपोलोजाइज करने के लिए। रीज़न बीइंग रेप्यूटेशन बनानी बहुत मुश्किल है, बट ख़राब करनी बहुत बहुत आसान। कल्चरल अलाइनमेंट्स, आपकी किसी भी बात से, आपकी किसी भी प्रोडक्ट के नाम से, आपके किसी भी एक्शन से कोई भी कल्चर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो कल्चर अलाइनमेंट्स होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इमेज बिल्डिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमेशा अपनी इमेज बिल्डिंग करो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप अपने कस्टमर्स के साथ कर सकते हो, आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हो, बट कीप ऑन डूइंग दैट। प्रमोटिंग कंप्लाइंस कल्चर टू हैव गुड गवर्नेंस। कंप्लाइंस कल्चर को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी नेगेटिव चीज़ ना आए, पेनल्टी ना अट्रैक्ट हो। परसिस्टेंटली फॉलोइंग अप द कॉर्पोरेट वैल्यूज़। कॉर्पोरेट वैल्यूज़ को हमेशा persistently follow up करना। ड्यू केयर इंटरेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। ड्यू केयर रखना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, फीडबैक लेना स्टेक होल्डर्स से। देन आई एम सॉरी, strong internal checks and controls, peer review and evaluating the company's performance। internal check करना, कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल करना, पीयर रिव्यू बार बार करवाना। रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे पहले से अगर हम तैयारी करके रहेंगे तो और आसान हो जाएगा। एंड लास्ट इज क्वालिटी रिपोर्ट या न्यूज़ लेटर पब्लिकेशंस। ठीक है, क्वालिटी रिपोर्ट चेक करना या न्यूज़ लेटर पब्लिकेशंस करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट। बेसिकली ये है कि हम कैसे रेप्यूटेशन की रिस्क को आने से बचा सकते हैं, रेप्यूटेशन को ख़राब होने से बचा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास एंड आई होप दैट यू एन्जॉयड इट। ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ CS इन रिस्क मैनेजमेंट एंड रेप्यूटेशन रिस्क मैनेजमेंट। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, एंड नोट्स जो है वो ज़रूर अवेल करना, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली फ्री। चैनल को सब्सक्राइब करना, उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जो रिविजन करने वाला है या जो सेल्फ स्टडी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय।